नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा पेपर जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेपर संख्या 2 में आपको पढ़ना है आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पिलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत में पुरातत्व, अभिलेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आज पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करूंगा मैं और फिर उसके बाद में इकाई संख्या 1 में शामिल कम से कम 4 से 5 चैप्टर को आज के वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। यानी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कम से कम 20 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो। ठीक है, चैप्टर 1 यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 4 से 5 चैप्टर में कवर करूंगा। बैच है आपका 2027-28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है, हैंड रिटन, आराम से पढ़िए उसको। हर एक यूनिट के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसी के साथ लगे हैं जो आपको पढ़ने में बड़ी उपयोगी होंगे और लिखित क्वेश्चंस जो होंगे साथ साथ में मैं बताता रहूंगा। यानी आपकी परीक्षा चाहे लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी तरीके से बिल्कुल चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज को आपको बताऊंगा। बीए की 5th सेमेस्टर में दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे केवल हिस्ट्री हो, उन सभी के दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो दूसरा पेपर है उसी में चीजें पढ़नी। पहला पेपर मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पहली यूनिट चर्चा कर ली है। ठीक है, आपने देखा होगा। अब दूसरी यूनिट के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले आप पेपर 2 को देखिए। फिर इसके बाद में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा, यानी मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा इसके तुरंत बाद। ठीक है, तो फिर उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं। पहले अब आप देखिए कि सिलेबस क्या क्या है आपका। पाठ्यक्रम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का देखिए 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पहली इकाई में क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना, सब कुछ बताऊंगा। बहरहाल पहली इकाई आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इकाई संख्या 1 में आपको पढ़ना है पुरातत्व का परिचय, यानी पुरातत्व और अन्य विज्ञानों से पुरातत्व का क्या संबंध रहा है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर भारत में पुरातत्व का अध्ययन का प्रारंभ कैसे होता है और कहां से होता है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर पुरातात्विक उत्खनन की जो तमाम सारी मेथड है, तमाम सारी विधियां हैं, उन विधियों पर फोकस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी विधियां हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक उत्खनन जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो आज की वीडियो में प्रायः हम लोग यही चीज चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत में जो पाषाण युग है उसका विस्तार देखेंगे। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या होते हैं, पूरा पाषाण काल यही सब आता है जहां पर हमको ऐतिहासिक चीजें मिली, मतलब कुछ भी लिखा पढ़ा चीजें नहीं मिली हैं, ऐसा काल प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। जहां से कुछ लिखावट की चीजें मिली, जैसे सिंधु घाटी का सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, जहां से लिखावट तो मिली लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल वैदिक पीरियड से शुरू होता है, जहां से जो जानकारी हमको मिली उसको हम लिख भी पाते हैं, उसको हम पढ़ भी पाते हैं, सब कुछ सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं। इकाई संख्या 3 में आएंगे दोस्तों, तो आपको क्या पढ़ना है, इकाई संख्या 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 3 की अगर बात की जाए तो इकाई संख्या 3 में आपको क्या पढ़ना है, फटाफट से आप देखेंगे। ठीक है, देखिए इकाई संख्या 3 में दोस्तों पढ़ना है ताम्र पाषाण और हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। ताम्र पाषाण संस्कृति क्या है, ठीक है, तांबे का जब विकास हुआ बेसिकली उसी को ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। ठीक है, भारत में ताम्र निधियां यानी जो कॉपर की चीजें मिली हैं वो कहाँ का क्या क्या चीजें मिली, सब कुछ आपको बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और प्रमुख नगर हड़प्पा के और प्रमुख विशेषताएं उनकी जो रही हैं, हड़प्पा की सभ्यताओं की क्या क्या मिला है, कैसे कैसे क्या हुआ है, सब कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर इकाई संख्या 4 आती है। इकाई संख्या 4 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे लौह युग, यानी कि जो है लौह युग, यानी कि जब लोहे का विकास हुआ वहां से लौह युग और प्राचीन भारतीय मृदभांड, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन तमाम सारे मिले हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन मतलब भारत में लोहे के प्रमाण कब से मिले और ऐतिहासिक विकास में उनका क्या योगदान रहा है, इसको समझेंगे। प्राचीन भारतीय मृदभांडों में यानी कि 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमारे भारत में हमको मिले हैं। पहला होता है ओसीपी, यानी कि ओसीपी मतलब होता है, ठीक है, ओहेर कलर्ड पोएट्री जो मिलता है ये। ठीक है, पीडब्ल्यूजी मतलब पीजीडब्ल्यू जो है पॉइंटेड या प्रिंटेड ग्रे बियर, यानी कि जो मिले, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है,
यानी कि जो नॉर्थन यानी उत्तर में जो एकदम से ब्लैक पॉलिश किए हुए बर्तन मिले हैं वो, ठीक है। एक भूरे कलर के, एक एकदम से लाल कलर के, और एक जो है काले कलर के बर्तन जो मिले हैं मिट्टी के, उन मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषताएं हैं, वो दिखते कैसे हैं, सब कुछ बिल्कुल बारीकी के साथ चित्रात्मक शैली में आपको बताने का प्रयास, ठीक है। फिर इकाई 5 आती है। इकाई 5 में आप क्या देखेंगे? इकाई 5 में महोदय आपको पढ़ना है पूरा लिपि और अभिलेखों के बारे में। पूरा लिपि माने लिखने की जो प्राचीन कलाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ, जैसे भारत में लिपियों का विकास और प्रारंभिक लिपियां कैसे रही, जैसे कि चित्रात्मक लिपि से लेकर के और ब्राह्मी लिपि, खारोष्ठी लिपि और देवनागरी तक सब कुछ आपको बताएंगे। भारत के प्रमुख अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक का द्वितीय शिलालेख जो बड़ा फेमस है उसके बारे में अध्ययन करना है। अशोक का 13वां शिलालेख बड़ा फेमस है, उसके बारे में अध्ययन करना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख बड़ा फेमस है, ये पढ़ना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद के स्तंभ में खुदवाई गई है उसको पढ़ना है, ठीक है। कुमारगुप्त का जो मंदसौर का अभिलेख है इसके बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेना है। फिर इकाई 6 में आप प्रवेश करते हैं दोस्तों। इकाई 6 की अगर बात की जाए, ठीक है, इकाई 6 की बात की जाए, इकाई 6 की अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें क्या पढ़ना है आपको? मुद्रा शास्त्र का परिचय, न्यूमिस्मेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू न्यूमिस्मेटिक्स, यानी भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से हुआ और इसको बनाया कैसे जाता है, पूरी विधियों के बारे में अध्ययन। आहत सिक्के यानी पंचमार्गढ़ सिक्के क्या होते हैं, जिस पर छपाई होती है, ऐसे सिक्के जिस पर जो है कुछ फूल पाती, कुछ देवी देवताओं की फोटो लगा मतलब छापी जाती है, कुछ मोहर लगाई जाती है, उसी को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 7 में दोस्तों प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में जो प्रमुख रहे हैं, जैसे इंडो ग्रीक सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के और गुप्त कालीन सिक्के, इनके बारे में विशेष अध्ययन आपको करना है बारीकी के साथ। फिर 8वीं इकाई है। 8वीं इकाई में दोस्तों आपको पढ़ना है इतिहास लेखन में अभिलेख और सिक्कों का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इतिहास के अध्ययन में अभिलेखों का महत्व, इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्व, सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपका इकाई संख्या जो दोस्तों इकाई संख्या आपकी 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इकाई संख्या 8 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा और सभी के नोट्स आपके लिए बना दिए गए हैं। वो नोट्स जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको मिल जाते हैं। को करिकुलर मास्टर, बीए करिकुलर और शुक्ला डी पॉइंट, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों पहले यूनिट का नोट्स आप देखिए, एक सिंपल तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ऐसे ही हर एक यूनिट के नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं बहुत ही बारीकी के साथ। तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी चीजें आपको इकट्ठा एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है। सभी यूनिवर्सिटी का सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाता है। वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चार्ट के रूप में तुलना, बढ़िया तरीके से नोट्स आपके लिए एकदम से एचडी क्वालिटी में नोट्स तैयार किया, पढ़ने में रोचकता लाने के लिए हाइलाइटर का प्रयोग जगह जगह पर, सब कुछ आपके लिए चित्रात्मक शैली, तमाम प्रकार के माइंड मैप के माध्यम से समझाना हुआ। ऐसे तमाम सारे नोट्स आपके लिए तैयार करें इस चित्रात्मक शैली में। जैसे आप देखेंगे कि किस तरीके से उत्खनन में तमाम सारी चीजें मिली हैं, तो वो कैसे कैसे मिली है, उन चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो बर्तन वाला मैं आपको बता रहा था, बर्तन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जो बर्तन मिले हैं उन बर्तनों का चित्र भी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। और लास्ट में आपके ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने रखे हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये सारे ये पहली यूनिट का नोट्स है। ऐसे ही इकाई संख्या 2 का, इकाई संख्या 3 का, इकाई संख्या 4 का, सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है दोस्तों? आपको एसएमएस कर देना है आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर की फीस दोस्तों 100 रुपए रखी गई है और उसमें 100 रुपए में आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 1 पेपर 2 तो मिलेगा ही, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपका होगा उसका मिलेगा, और साथ ही साथ में को करिकुलर वाला भी मिलेगा। यानी आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी हो जाएगी और बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आप यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए।
तो यहाँ पर आपको कैसे फीस जमा, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास QR कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको जो भी चीजें होंगी सब मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम जानकारी मिलेगी, जब भी क्लास होगी तो उसका लिंक जाता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सभी यूनिट के आपको PDF नोट्स मिलेंगे। यानी कि बेसिकली जो PDF नोट्स हैं वो 1 इकाई से लेकर के इकाई 8 तक आपको नोट्स मिलेंगे, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, और को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सत्य लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के और ऑब्जेक्टिव के सब कुछ मिलेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया। ऑफर ये है कि अगर आप 5th एंड 6th 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करते हैं तो आपके लिए फीस में कटौती कर दी गई, यानी कमी कर दी गई। आप 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में आपको 2 सेमेस्टर का मिल जाएगा। एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है तो 2 सेमेस्टर की फीस कितनी होती है? 200 रुपए होती है। लेकिन 200 रुपए आपका नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो आपके लिए छूट हो जाएगी 50 रुपए की, यानी 150 रुपए फीस में पूरा 5 सेमेस्टर के दोनों सब्जेक्ट और एक को करिकुलर का एक सब्जेक्ट के, ध्यान दें 2 पेपर होते हैं आपकी बार, ठीक है। तो दोनों पेपर की तैयारी और साथ ही साथ में 2 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर, यानी 4 पेपर ये और एक को करिकुलर का 5 पेपर की तैयारी मात्र 150 रुपए फीस में एक सेमेस्टर के लिए, मतलब एक सेमेस्टर के लिए 100 रुपए की फीस, और 2 सेमेस्टर के लिए 10 पेपर हो जाएंगे, उसकी केवल तैयारी 150 रुपए में हो जाएगी। अब जैसे आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं, एक पेपर की सीरीज का दाम 60 रुपए है तो 5 पेपर कितने रुपए का हो जाएगा? 300 रुपए का हो जाएगा। 6×5 = 30, 300 रुपए का एक सेमेस्टर में आप सीरीज खरीदते हैं। 2 सेमेस्टर में यही फीस जो है आपकी सीरीज का दाम 600 रुपए हो जाएगा। 600 रुपए आप खर्च करते हैं 5th एंड 6th सेमेस्टर में, जब आप सीरीज लेकर के, नोट्स लेकर के मार्केट से अपने पढ़ते हैं। लेकिन वह नोट्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी यूनिट के सभी सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट, तमाम सब प्रकार के क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सब कुछ आपको मिलते हैं, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो बताई जाती हैं। आप एक दिन पहले हमारे नोट्स को पढ़ करके जाएंगे परीक्षा देने, वहीं से सारा फंस जाएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तुरंत फीस जमा करें, स्कैनर में फीस जमा कर दीजिए। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप अलग अलग है, और फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से जमा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बारीकी के साथ सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, सब कुछ चीजें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए तो अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इकाई संख्या, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। अब इकाई संख्या 1 के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया होगा। अब दोस्तों हम इकाई संख्या 1 के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं, एक एक चीजों को बारीकी के साथ समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इकाई संख्या 1, पुरातत्व क्या होता है, सबसे पहले यही समझते हैं पुरातत्व क्या है। पुरातत्व का परिचय आपको इकाई संख्या 1 में पढ़ना है। तो आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? आर्कियोलॉजी को लेकर के आप लिखिएगा कि पुरातत्व वह विज्ञान है। पुरातत्व क्या है, सबसे पहले आप समझिए पुरातत्व क्या है। एक साइंस है, एक ऐसा साइंस जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है, भूतकाल में रह चुके मनुष्यों की भौतिक अवशेषों के अध्ययन के द्वारा। चूंकि भौतिक अवशेष जो हमको, भौतिक अवशेष क्या है, जैसे ये बोतल हमको मिल जाए और ये बोतल टूटी फूटी अवस्था मिल जाए, और ये आज के करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों नहीं मतलब लाखों वर्ष पहले का है या हजारों वर्ष पहले का है, ये बोतल हमको टूटी फूटी अवस्था मिल जाए। अब यही चीज हम उठा करके लैब में जाकर के इस पर रिसर्च करें, ये बोतल कितना साल पुराना है, किसने बनाया होगा, इस पे कुछ लिखा है तो क्या लिखा है, सारी जानकारी इसके बारे में इस बोतल से हम प्राप्त करते हैं। उन मनुष्यों के बारे में जिनका जीवन काल बीत चुका है, यानी मनुष्य भूतकाल में रह चुके जो मनुष्य हैं, उनकी जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, वही हम उत्खनन के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और उन्हीं पर रिसर्च करते हैं, और उन्हीं के आधार पर जानकारी हम बताते हैं कि उस समय ऐसा रहा होगा, ठीक है। जैसे कार्बन डेटिंग की एक पद्धति है, उसके माध्यम से हम बता पाते हैं कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी है, ठीक है। तो वही चीज है। तो उनके तो इसके अध्ययन करते हैं अवशेषों का, और उन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद में उनके जीवन के बारे में, कैसे जीवन जीते रहेंगे, उनका सिविलाइजेशन, सभ्यता कैसी थी, कैसा कल्चर था, कैसी कला बनाते थे, धर्म क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यवहार कैसा था, ठीक है, विचारों का ज्ञान उनके कैसे था। ये सब चीजें हम जान पाते हैं जब हम उनके भौतिक अवशेषों को प्राप्त करके, उन पर रिसर्च करके उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमको उनके जीवन के बारे में, उनके सभ्यता के बारे में, उनके तमाम सारे फैक्टर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है। पुरातत्व बेसिकली यही करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं, जैसे कि जो है AC स्वीट नाम के विद्वान है, वो कहते हैं कि पुरातत्व अतीत का वह ज्ञान है जो भौतिक अवशेषों
के अध्ययन से प्राप्त किया जाता है। भौतिक अवशेष जो होते हैं, यानी भौतिक अवशेष जिसको आप छू सके, जिसको आप देख सके, उन अवशेषों को भौतिक अवशेष कहा जाता है। और अभौतिक अवशेष जैसे विचार, तो विचार आपको दिखते थोड़ी, वो मिलेंगे भी नहीं आपको। तो भौतिक अवशेषों के आधार पर ही हम तमाम प्रकार की चीजों को बताते हैं। ठीक है। दूसरे विद्वान है, परिभाषा देते हैं, पुरातत्व मानव जाति के भूतकाल का भौतिक अवशेषों के माध्यम से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। गार्डन चाइल्ड नाम के विद्वान कहते हैं। वहीं पर पुरातत्व वह विज्ञान है जो मानव के भूतकाल का अध्ययन भौतिक अवशेषों के आधार पर करता है। बात सभी लोग एक ही कहते हैं, तो इसको मार्टिनर व्हीलर ने कहा। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास किया है। तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मिल जा रही हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको तीनों विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं एक ही चीज मिल रही कि भौतिक अवशेष है, और भौतिक अवशेषों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं और मानव जाति की जो बीती हुई चीजें हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सब कुछ जानकारी हम इन्हीं अवशेषों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपने इन चीजों को समझा। अब थोड़ा सा और चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुरातत्व का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, एम आप आर्कियोलॉजी। देखिए, पुरातत्व के कई सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या है दोस्तों पहला उद्देश्य? पहला उद्देश्य आपका है कि प्राचीन मानव के जीवन और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना। जो प्राचीन मानव थे, उनका संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना जो था, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। और दूसरा उद्देश्य क्या था? प्राचीन सभ्यताओं और प्राचीन संस्कृतियों के विकास कैसे हुए हैं उसका अध्ययन करना। इसके साथ साथ अतीत की घटनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करना, मानव समाज के विकास क्रम को समझना, मानव जीवन के भौतिक और सांस्कृतिक यानी कि फिजिकल एंड कल्चरल जो पक्ष है, उन पक्षों को दोबारा से पुनर्निर्माण करना। ये उद्देश्य रहता है किसका? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का। अध्ययन का क्षेत्र यह है दोस्तों कि पुरातत्व का अध्ययन जो होता है बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। इसमें मानव के भूतकालीन जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मनुष्य का निवास कहाँ था, वो भोजन क्या करता था, वस्त्र कैसा पहनता था, आभूषण कैसे कैसे पहनता था, ठीक है, औजार क्या क्या प्रयोग, हथियार क्या होते थे उसके, कैसी कला बनाता था, स्थापत्य घर वगैरह कैसे बनाता था, क्या धर्म, किस धर्म में आस्था रखता था, किस धर्म में विश्वास करता था, वो कैसे रुपया पैसा कमाता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उसकी, ठीक है, कैसे व्यापार करता था, वो लिखता पढ़ता कैसे था, कैसे सिक्के चलते थे, मुद्रा कैसे चलती थी, और उनका कल्चर कैसा था। इन सभी का अध्ययन जो होता है किया जाता है किसके अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ये आपने बहुत चीजों को समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब पुरातत्व का महत्व क्या है इसको समझते हैं। हेडिंग डालेंगे पुरातत्व का महत्व, लिखेंगे दोस्तों कि यह अतीत की घटनाओं को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे बढ़िया स्रोत है, सबसे फैक्ट स्रोत है। यानी इसका स्रोत से जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल सही मिलती है। जैसे किसी किताब में कोई जानकारी लिखी है तो हो सकता है वो जानकारी सही भी लिखी हो सकती है, गलत भी लिखी हो सकती है। उस जानकारी की पुष्टि कौन करता है? यही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्रोत ही करते हैं। कुछ चीजें मिली से सिंधु घाटी सभ्यता पुस्तक में लिखी है, कैसे विश्वास कर ले कि वो सही रही होगी? तब विश्वास कब करते? जब स्नानागार मिलता है, खुदाई में तमाम अवशेष मिलते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ऐसी सभ्यता रही होगी, चूंकि उसके अवशेष मिले हैं और उस अवशेषों की पुष्टि हमने कार्बन डेटिंग की पद्धति से करी है और उसी समय काल का मिला हुआ है। जैसे भगवान राम पर जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से निषिद्ध कर दिया कि फ्लोटिंग रॉक्स होते हैं, उस पर मूवी बन चुकी है, यानी तैरने वाले पत्थर होते हैं, उन पत्थरों की पुष्टि करी गई। समुद्र के जो राम मंदिर के जो पत्थर है, उन पत्थरों की पुष्टि करी गई। 7000 वर्ष पुराने पत्थर है, वो 7000 पहले की रामायण है। तो कहीं ना कहीं पे आप वो क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ यही चीज रहा होगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। चले, तो अतीत की घटनाओं को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? पुरातत्व। दूसरा महत्व है कि लिखित इतिहास से पूर्व के काल का ज्ञान नहीं देता है। हर जगह तो आपको लिखित इतिहास तो मिलेगा नहीं। अब उस चीज को, जैसे लिखित इतिहास को जानना है हमको, तो हम कैसे जानेंगे?
क्योंकि जब हमको लिखित इतिहास मिल जाता, कि लिखा पढ़ा चीज मिल जाता, तो उसको विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो जहां से कोई चीजें लिखी पढ़ी मिली ही नहीं है, वहां पर कैसे विश्वास करेंगे? तो वहां पर विश्वास करने का सबसे सटीक तरीका होता है आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। खुदाई में जो चीजें मिली उनका उन्हीं पर रिसर्च करते हैं, चाहे सिक्का मिला, औजार मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ भी मिला, उसी पर हम रिसर्च करते हैं, उसी के आधार पर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पूर्व के काल का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं जब लिखित इतिहास नहीं था तब का। इसके अलावा यह इतिहास लेखन की सामग्री उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसके साथ साथ यह मानव सभ्यता के विकास क्रम को समझने में सहायक होता है कि मनुष्य के सभ्यता का विकास कैसे हो, उसके क्रम को भी ये समझाने का काम करता है पुरातत्व का जो है, ठीक है। अगला महत्व इसका यह है दोस्तों कि यह प्राचीन कला, स्थापत्य कला, विज्ञान और तकनीकी की जानकारी हमको देता है, क्योंकि उस समय जो जानकारी, जो चीजें मिली हैं वो कैसी बनी होंगी, किस तरीके से बनी होंगी, उसके पीछे क्या विज्ञान, क्या लॉजिक लगा करके बनाया गया होगा, वो सब जान पाते हैं हम। इसके साथ ही साथ में दोस्तों यह राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है। इसके साथ ही साथ में यह पूरा स्थलों के संरक्षण, पर्यटन के विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ यह वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए अतीत से प्रेरणा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए क्या करता है, अतीत से हमको मोटिवेशन है, प्रेरणा देता है कि भाई ऐसी घटना पहले हो चुकी है और ऐसी घटना फिर वर्तमान में होने को है, तो उस समय हमने क्या किया होगा या कैसे लोगों ने बचाव किया होगा, इसकी जानकारी हमको पहले से हो जाती है कि भाई ऐसी घटना का सामना हमको कैसे करना है। तो ये सब महत्व होता है इसका। कुल मिलाकर के पुरातत्व के अवशेषों को पूरा अवशेष कहा जाता है। पुरातत्व का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया था। ये दोनों बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं पुरातत्व और अन्य विज्ञानों के साथ उसका क्या संबंध रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो और चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो पुरातत्व और अन्य विज्ञानों के साथ उसका संबंध क्या है? देखिए, पुरातत्व एक सहायक विज्ञान है। अनेक अन्य विज्ञानों की सहायता से भूतकालीन मानव जीवन की संस्कृति और सभ्यताओं का पुनर्निर्माण करने का काम यह करता है। इतिहास से इसका कैसा संबंध है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इतिहास से अगर संबंध ना होता तो आज हम इसको इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, पुरातत्व को एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इतिहास से तो बढ़िया संबंध है। देखिए, इतिहास लिखित स्रोतों के आधार पर भूतकाल का ज्ञान देता है, जबकि पुरातत्व जो होता है उन कालों का अध्ययन करता है जिनसे लिखित प्रमाण हमको नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, यानी जहां से हमको लिखित सामग्री नहीं मिली है उसको उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाते, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पुरातत्व से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के, भवन, मिट्टी के बर्तन आदि इतिहासकारों को घटनाओं की पुष्टि करने तथा काल निर्धारण करने में सहायता करते हैं, ठीक है। क्योंकि पुरातत्व से हमको क्या मिलता है, तमाम सारे अवशेष मिलते हैं, तमाम अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तमाम भवन मिलते हैं, मिट्टी के तमाम बर्तन मिलते हैं। इनसे इतिहासकारों को घटनाओं की पुष्टि करने में मदद मिलती है और समय डिसाइड कर पाते हैं। चूंकि कार्बन डेटिंग की पद्धति से हम निकाल लेते कि ये सिक्का कितना पुराना है, यह अवशेष कितना पुराना है, यह मिट्टी का बर्तन कितना पुराना है, ये कार्बन डेटिंग की पद्धति से हम ज्ञात कर पाते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास की घटनाओं को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अशोक के शिलालेख, हड़प्पा सभ्यता के नगर, मौर्यकालीन अवशेष, ये सब मिलने से उस समय के बारे में सटीक जानकारी हमको मिल पाती है। तो इतिहास की घटनाओं को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए हमको आर्कियोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमको पुरातत्व का ही सहारा लेना पड़ता है। इस तरीके से पुरातत्व और इतिहास का बहुत ही जबरदस्त संबंध है। दूसरा दोस्तों सब्जेक्ट है मानव शास्त्र, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से आर्कियोलॉजी का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। दोस्तों, मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति, शारीरिक संरचना, मनुष्य की जातीय विकास और सांस्कृतिक व्यवहार का अध्ययन करता है मानव शास्त्र। अब पुरातत्व का क्या महत्व है? पुरातत्व से प्राप्त मानव कंकाल जो हमको मिले हैं, अस्थियां मिले हैं, तमाम सारे दांत मिले हैं, और मानव शास्त्रियों के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जो हमको कहां से मिलती है, पुरातत्व से ही मिलती है। जब भी हम मानव के इतिहास की बात करते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तब हम जाते हैं कि भाई बानर से उत्पत्ति हुई, किस तरीके से मनुष्य पहले आदिमानव था, पूरा पाषाण काल अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से मनुष्य उस समय हुआ करता था, कैसे कैसे विकास हो। तो उस समय के मनुष्य का कंकाल मिला, उस कंकाल का हमने अध्ययन किया,
ठीक है, और उस अध्ययन के पुरातत्व ही उस कंकाल का अध्ययन करेगा, और जो जानकारी देगा, जो जानकारी बताएगा, वही उसी जानकारी को उठा करके हम मानव शास्त्र में बताते हैं कि भाई ऐसे मनुष्य रहा होगा। ठीक है, इससे मानव के भोजन कैसे करते थे, स्वास्थ्य, रोग, जीवन शैली और सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो पाती है। जैसे उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मानव के अवशेष, भीमबेटका के शैलचित्र, अस्थि पात्र, ये सब ऐसे मिले हैं हमको जिससे हम मानव की उत्पत्ति, मानव की शारीरिक संरचना, जातीय विकास, सांस्कृतिक व्यवहार के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वहीं पर अगला विज्ञान है आपका भूविज्ञान, यानी कि जियोलॉजी। भूविज्ञान से इसका क्या संबंध है दोस्तों? देखिए, भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है, चट्टान कब बनी है, खनिज कैसे उत्पत्ति हुई, मृदा, जलवायु परिवर्तन, इन सभी का अध्ययन करता है। पुरातात्विक स्रोत क्या करते हैं? पुरातात्विक स्थलों की मिट्टी की परतें, चट्टानें और प्राकृतिक संरचनाएं यह समझने में सहायता करती हैं कि वह स्थल किन भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित हुआ है, कितने साल पुराना है। ये सब चीजें कौन बताता है? पुरातत्व ही बताता है। तो इससे भूविज्ञान को भी मदद मिलती है। भूवैज्ञानिक परीक्षणों से किसी स्थल की प्राचीनता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का पता चलता है। तो इस तरीके से अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के रूप में जैसे नर्मदा घाटी से प्राप्त पूरा पाषाण उपकरण, बेलन घाटी के अवसाद, दक्कन की लावा चट्टानें मिली हैं। अवसाद माने होता है मलबा, तो बेलन घाटी से मिले तमाम सारे अवसाद हैं, मलबा है। दक्कन की तमाम सारी जो लावा की चट्टानें हो कैसे विकसित हुई, कहाँ से मिली, कब आई हैं, ये सब जानकारी हमको भूविज्ञान और पुरातत्व दोनों के मिलने से ही मिलती है। तुलनात्मक सामग्री में अगर देखें दोस्तों, अध्ययन का विषय इतिहास मानव की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है। वहीं मानव शास्त्र मानव की उत्पत्ति, शारीरिक संरचना, संस्कृति, व्यवहार का अध्ययन करता है। भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, खनिज और मृदा और जलवायु का अध्ययन करता है। आधार क्या है? इतिहास, लिखित स्रोत, अभिलेख, साहित्य होता है। मानव शास्त्र मानव अवशेष, कंकाल, सांस्कृतिक अवशेष की बात करता है। भूविज्ञान में चट्टानें, मिट्टी की परतें भूगर्भीय परीक्षण के द्वारा होती हैं। तो ये इसके आधार हैं। पुरातत्व को सहयोग का तरीका क्या है? देखिए, इतिहास प्राचीन घटनाओं की पुष्टि और काल निर्धारण करने में पुरातत्व की सहायता करता है। मानव शास्त्र मानव जीवन, भोजन, स्वास्थ्य और जो है रूढ़ियों की जानकारी देता है। भूविज्ञान स्थल की प्राचीनता और प्राकृतिक परिस्थितियों का ज्ञान कराता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अशोक की शिलालेख, मौर्यकालीन स्मारक, हड़प्पा के कंकाल, भीमबेटका शैलचित्र, मानव शास्त्र। भूविज्ञान नर्मदा घाटी के औजार, दक्कन की लावा चट्टानें, ये सब जो है दोस्तों, ये तुलनात्मक सारणी हमने देखी। बेसिकली कह सकते हैं कि इतिहास, मानव शास्त्र और भूविज्ञान, ये तीनों विज्ञान पुरातत्व के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। इनके संयुक्त अध्ययन से ही हम भूतकालीन मानव के जीवन को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे मनुष्य रहा होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पुरातत्व विभिन्न सहायक विज्ञानों की सहायता से भूतकाल की घटनाओं, भूतकाल की संस्कृतियों, पर्यावरण और मानव जीवन की विविध पहलुओं को समझने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जैसे कि पूरा जीव विज्ञान। ठीक है, पूरा जीव विज्ञान, इसका इससे कैसा संबंध है देखें। जैसे पूरा जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान होता है ये। ठीक है, जीवाश्म मतलब कि जो तमाम प्रकार के जीव के अवशेष मिले हैं प्राचीन काल से, जो दबे रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करता है ये पूरा जीव विज्ञान। यह जीव जंतुओं और पौधों के विलुप्त प्रजातियों की जानकारी देता है। तो पुरातत्व में प्राप्त जीवाश्मों के अध्ययन से मानव के विकास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का ज्ञान होता है। तो पूरा जीव विज्ञान और पुरातत्व एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में नर्मदा घाटी से प्राप्त जीवाश्म, हड़प्पा क्षेत्र से पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं, इन सभी का अध्ययन पूरा जीव विज्ञान करता है, जो कि पुरातत्व का भी एक भाग है। पूरा वनस्पति विज्ञान, यह विज्ञान प्राचीन पौधों, परागणों, बीज, लकड़ियों के अवशेषों का अध्ययन करता है। इससे हमें प्राचीन वनस्पतियों, कृषि पद्धतियों और जलवायु के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूरा वनस्पति विज्ञान, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान से गेहूं की प्रजा मतलब गेहूं मिला, जौ के अवशेष मिले, पाली गांव से चावल के अवशेष मिले, तो ये सब हमको पूरा वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व दोनों एक दूसरे के संबंधित विज्ञान है। ऐसे ही आप देखेंगे पूरा प्राणी विज्ञान, यानी कि प्राणी का कैसे विकास हुआ। यह प्राचीन पशुओं की अस्थियों, दांत, सींग आदि के अध्ययन का विज्ञान होता है। पूरा प्राणी विज्ञान, कितनी पुरानी हड्डी है, कितना पुराना दांत है, सींग के आधार पर उम्र बता देना, ये सब अध्ययन करता है पूरा प्राणी विज्ञान। पुरातत्व में पशुओं के अवशेषों के अध्ययन से आहार, पशुपालन, शिकार, व्यापार आदि का ज्ञान भी हो जाता है। तो पुरातत्व और पूरा प्राणी विज्ञान भी संबंधित है। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में बैल, भैंस, भेड़, बकरी की हड्डियां मिली हैं, भीमबेटका से हिरण की हड्डियां मिली हैं। तो ये सब जानकारी। वहीं रसायन विज्ञान की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री से संबंध कैसा, देखिए पुरातत्व में प्राप्त धातुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, रंग, कोंज, मिट्टी, मोती
आदि का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इससे वस्तुओं की संरचना, निर्माण तकनीक और काल निर्धारण में सहायता मिलती है। उदाहरण के रूप में ताम्रपाषाण स्थलों से तांबे की धातु के विश्लेषण मिले, हड़प्पा की मनकों की संरचना मिलती है आपको, तमाम प्रकार के वो सब चीजें। भौतिक विज्ञान से क्या संबंध है? फिजिक्स से, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग की पद्धति फिजिक्स से आई है। थर्मा लुमिनेसेंस, मैग्नोमीटर, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब तकनीकों का प्रयोग पुरातत्व में भौतिक विज्ञान की सहायता से ही होता है। इन तकनीकों से काल निर्धारण, संरचना का पता लगाना, आंतरिक अवलोकन, ये सब संभव हो पाता है, तो भौतिक विज्ञान भी सहायता करता है। वहीं कार्बन 14 कार्बन डेटिंग पद्धति जो है उसी को कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन 14 रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय के आधार पर किसी जैविक अवशेष की आयु ज्ञात की जाती है। इससे कोई भी चीज मिल जाती है, उसके आधार पर उसके उम्र के बारे में बता देते हैं कि भाई इसकी उम्र कितनी होगी। यह लगभग 50,000 वर्ष तक पुराने पदार्थों की आयु निर्धारण करने में सहायता करता है कार्बन 14। जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त लकड़ी, हड्डी, बीज, इनकी तिथियों का ज्ञान करवाने में कार्बन डेटिंग का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों डीएनए परीक्षण की अगर बात की तो आधुनिक जेनेटिक्स तकनीक ने मानव और पशु अवशेषों के डीएनए का अध्ययन किया जाता है। इससे मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, वंशानुक्रम, प्रवास और आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। प्राचीन मानव अस्थियों से डीएनए निकाल करके मानव प्रवास और जातीय इतिहास का पता भी लगाया जा सकता है। वहीं अन्य आधुनिक तकनीकों की अगर बात की जाए, जैसे रिमोट सेंसिंग, उपग्रह चित्रों के द्वारा दबे हुए स्थलों का पता लगाया जा सकता है। जीपीआर यानी ग्राउंड जो है पेनिट्रेटिंग रडार जो होता है, भूमि के अंदर की संरचनाओं का पता लगाता है। लेजर स्कैनिंग स्थलों की 3D मानचित्र तैयार करता है। आइसोटेप विश्लेषण खाद्य पदार्थों के स्रोत का पता लगाता है। तो ये सब चीजें आ चुकी हैं जो कि कहीं ना कहीं पे किसमें मदद करती हैं, तो इसमें क्या नाम है, पुरातत्व के अध्ययन में बड़ी मदद करती हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा चार्ट के रूप में हमने समझा दिया, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। पुरातत्व अब केवल खुदाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुविषयी विज्ञान है जो अनेक विज्ञानों की सहायता से भूतकाल को पुनर्निर्मित कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब भारत में पुरातत्व का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसको हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, भारत में पुरातत्व अध्ययन का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, बारीकी के साथ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेटर अंदाज में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, और बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, भारत में पुरातत्व अध्ययन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। भारत में यह कार्य मुख्यतया विदेशी विद्वानों के द्वारा सबसे पहले किया गया था, जिन्होंने भारत के प्राचीन अवशेषों, स्मारकों, अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन करके भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय इंग्लैंड भारतीय भारतीय लोगों पर इंग्लैंड का शासन था, उन्हीं की सरकार थी, तो उन्हीं लोगों ने जाहिर सी बात है क्या होगा, भारत की सरकार होती तो भारत के लोग भी कर लेते ऐसा। ठीक है, प्रारंभिक खोजें और जो सर्वेक्षण हुआ उसकी अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्राचीन स्मारकों के प्रति यूरोपियों की रुचि जागृत हुई कि भारत में के इतिहास को समझा जाए। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो जाने के बाद में इसके माध्यम से भारत के प्राचीन साहित्य, अभिलेखों और स्मारकों के अध्ययन को प्रोत्साहन इसी सोसाइटी से मिला। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो फिर उसके 6 सालों के बाद में 1790 ईस्वी के दशक से ही भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के संग्रह का कार्य शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और सर्वेक्षकों ने भारत के अनेक भागों का भ्रमण किया और प्राचीन स्मारकों और तमाम प्रकार की जो चीजें थी, स्मृतियां, शिलालेख और सिक्कों का विवरण तैयार करना शुरू कर दिया था। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान इसमें सबसे बेटर रहता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था इससे पहले भारतीय इतिहास में। अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान, अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 में जन्म, 1893 में मृत्यु। भारत में पुरातत्व का जनक किन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इन्होंने भारत में संगठित रूप से पुरातत्व सर्वेक्षण का काम शुरू किया। 1861 ईस्वी का समय आता दोस्तों, इस ईस्वी में 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना करी। इन्होंने बौद्ध स्थलों की जांच करी, स्मृतियों की, तमाम सारी स्तूपों की जांच करी। ठीक है, स्तूपों की जांच करी, शिलालेखों की, प्राचीन नगरों और स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया।
इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्थलों जैसे सांची का स्तूप, सारनाथ के जो है जो स्तंभ लेख है, भरहुत का शिलालेख, तक्षशिला, नालंदा, बोध गया, इन सभी की पहचान करी और इन सभी के बारे में बढ़िया जानकारी दी। फिर इसके बाद में अन्य यूरोपीय विद्वानों का योगदान जो रहा, अन्य तमाम प्रकार की जो यूरोपीय विद्वान है उनका नाम, जैसे जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जो अशोक के अभिलेख में लिखा थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा था, तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अनेक अभिलेखों का अध्ययन इन्होंने किया। इसके साथ ही साथ में दोस्तों क्या हुआ, इसके साथ साथ क्या हुआ, जॉन मार्शल, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया 1921 ईस्वी में, जॉन मार्शल ने। फिर राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज करी, 1922 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करी और उसका नेतृत्व किया। ठीक है, और इस तरीके से चीजें सामने आई। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना होती है 1861 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, बाद में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। पहले कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि कलकत्ता उस समय जो है बढ़िया इलाका हुआ करता था। ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्देश्य था कि भारत के जो प्राचीन स्मारक है, पुराने जो पुरास्थल है, जो अभिलेख है, जो कलाकृतियां हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उनका सर्वेक्षण किया जाए और उनका प्रकाशन किया जाए। ठीक है, संक्षिप्त कालक्रम की अगर बात की दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझें। जैसे कि 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। फिर इसके बाद में 1790 से 1830 ईस्वी तक का समय काल, उसमें यूरोपीय विद्वानों के द्वारा भारत के प्राचीन स्मारकों और अवशेषों का सर्वेक्षण करना शुरू किया गया। फिर उसके बाद में 1834 का समय आता है, उसमें जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी। फिर उसके बाद जब लिपियों को पढ़ना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। फिर इसके बाद में 1871 से 1885 में कनिंघम के द्वारा देश के विभिन्न भागों में व्यापक पुरातत्विक सर्वेक्षण शुरू हुआ। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1902 ईस्वी के बाद एएसआई का कार्य व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ और अनेक उत्खनन कार्य प्रारंभ किए गए। और इस तरीके से बाद में हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता जैसे जो है नगरों का विकास भी आपको दिखाई पड़ता है। भारत में पुरातत्व अध्ययन के प्रारंभिक कार्यों ने भारतीय प्राचीन इतिहास को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा अतीत की अनेक सभ्यताओं के रहस्यों को उद्घाटित किया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। बीए के 5th सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री जो है या पढ़ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व के प्रमुख विज्ञान और उनका योगदान जो रहा है, प्रमुख विद्वान जो भारत के, उनके बारे में समझते हैं या विदेशों के। भारत में पुरातत्व अध्ययन के विकास में अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनमें पहला नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। 1814 से 1893 ईस्वी का समय काल है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने करी थी। इसके साथ साथ बौद्ध स्थलों, स्तूपों, शिलालेखों, प्राचीन नगरों और स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में मतलब जो कृतियां हैं, एशियाटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जॉन मार्शल 1876 से 1958 का समय काल इनका है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कर सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन का श्रेय इन्हीं को जाता है, जॉन मार्शल को। इन्होंने मोहनजोदाड़ो 1922 की खुदाई भी की थी। इनके कार्यकाल में एएसआई को संगठित रूप मिला था, संग्रहालयों की स्थापना की थी, लेकिन जॉन मार्शल को वो नहीं दिया था। मतलब कि जैसे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने जो काम किया, वो इन्होंने बेसिकली तमाम अच्छी खुदाई करी। राखलदास बनर्जी 1885 से 1930। 1921 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज इन्होंने करी थी, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो की खुदाई का जनक इन्हीं को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के महत्व को विश्व के सामने सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं राखलदास बनर्जी। अगले विद्वान है दयाराम साहनी साहब। 1889 से 1939 ईस्वी तक समय काल इनका रहा है। 1921 में हड़प्पा की खुदाई में जॉन मार्शल के सहयोगी ये थे दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास, कला और संस्कृति पर महत्वपूर्ण कार्य किया और 1922 में आप देखते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज भी करी।
इनके द्वारा अनेक प्राचीन स्थलों जैसे कालीबंगा, रोपड़ आदि की खुदाई भी करी गई। फिर इसके बाद में आते हैं मांटीगर व्हीलर, ठीक है, 1890 से 1976, 1931-34 के आसपास, मध्य मतलब 1931 से 34 के बीच में इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वैज्ञानिक पद्धति से खुदाई करी और इसके द्वारा स्तरीकरण यानी कि जो स्तरीकरण की बात है उसकी पद्धति को भारत में लोकप्रिय बनाया। इनकी पुस्तक का नाम है आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। इन्होंने ये इस पर काम किया। फिर आते हैं बीबी लाल, जन्म 1931 में हुआ था बीबी लाल साहब का। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद तथा पद्मश्री से सम्मानित हैं। इनकी खोज है बैराटा यानी पूरा पाषाण स्थल की खोज करी, हस्तिनापुर, इसके अलावा अतरंजी खेड़ा, नरहन, इन सभी की खोज करी। भारतीय पुरातत्व के नवीन दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है ये। इसके साथ ही साथ में एस आर राव की अगर बात की जाए 1923 से 2006 तक का समयकाल इनका, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे ये। इनकी प्रमुख खोज है ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक का इलाके में ब्रह्मगिरी की खोज करी, सिसल घाट यानी आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसकी खोज करी, खुदाई करी। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है एस आर राव साहब का। इस तरीके से आपने चीजों को समझने का काम किया। अब फिर से एक बार अगर रिकॉल करना चाहें तो इसको आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉल आप कर सकते हैं। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम की बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व का जनक, एएसआई की स्थापना की और बौद्ध स्थल, स्तूप, शिलालेखों का सर्वेक्षण किया। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का उद्घाटन किया, एएसआई का संगठन किया। हड़प्पा 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुई। रखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं 1922 में। दयाराम साहनी साहब हड़प्पा की खुदाई अनेक स्थलों की खोज करते हैं, हड़प्पा 1921 में इन्होंने खोजा। कालीबंगा, रोपड़। मार्टिन व्हीलर की बात की जाए तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की वैज्ञानिक खुदाई करी, वैज्ञानिक खुदाई पद्धति का विकास किया। बीबी लाल पूरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज करी, बैराटन, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, नरहन जैसे इलाकों की खोज करी। एस आर राव साहब दक्षिण भारत के पुरातत्व के विभाग के ये जो है विकास में योगदान देते हैं। ब्रह्मगिरी और सिसल घाट जैसे स्थलों की खोज करी। 1861 में एएसआई की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करी गई थी। हड़प्पा की खोज जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के साथ साथ हड़प्पा की खोज करने में दयाराम साहनी का काफी योगदान रहा। मोहनजोदड़ो खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में करी थी। पुरातत्व के विकास में इन विद्वानों का काफी योगदान रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं पुरातात्विक उत्खनन कैसे हुआ, इसको समझने का काम करते हैं। पुरातत्व का मुख्य स्रोत उत्खनन करना है, जिसके द्वारा प्राचीन मानव की जो भौतिक अवशेष है उनको धरती की सतह से निकाल करके वैज्ञानिक विधि से उसका अध्ययन किया जाए, ठीक है। उत्खनन की अगर बात की, आप देखेंगे उत्खनन में जैसे ये ऊपरी परत है उत्खनन की, ठीक है, आप देखेंगे उसके नीचे मध्यम परत है, ठीक है। फिर आप देखेंगे मध्यम परत के नीचे आप देखेंगे यहीं पर ये मध्यम परत है, ये ऊपरी परत है, ये ऊपरी पर जहां बैठा है मध्यम परत, और ये प्राचीन परत नीचे की परत। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं और प्राचीनता बढ़ती जाती है, ठीक है, दबी दबी चीजें आई, ये आप देखते हैं ऐसे खुदाई की जाती है। आपने एक टीला देखा, कुछ टीला, अब उसके नीचे खुदाई करना उसके आसपास इलाकों में, ताकि ये टीले के नीचे क्या दबा हुआ होगा, तो ये तमाम प्रकार के मिट्टी के बर्तन, कंकाल ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे खुदाई होती है। और उत्खनन किसी पुरातात्विक स्थल पर वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी की परतों को हटा करके प्राचीन वस्तुओं, संरचनाओं, अवशेषों, औजारों, बर्तनों, अस्थियों, सिक्कों, इन सभी को निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है, ठीक है। उत्खनन कई उद्देश्य से किया जाता है। पहला उद्देश्य होता है उत्खनन का उद्देश्य, देखिए प्राचीन मानव के जीवन और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्खनन पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उत्खनन का है प्राचीन सभ्यताओं और उनका विकास कैसे हुआ उसके क्रम को समझना और समय का निर्धारण करना, इतिहास में समय का निर्धारण करने के लिए। इसके अलावा प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण और संग्रहालयों में उसको सुरक्षित रखने के लिए भी खुदाई करी जाती है। इतिहास लेखन के लिए प्रमाणिक तथ्यों का संकलन करने के लिए भी खुदाई करी जाती है। ये इसके उद्देश्य है। उत्खनन का महत्व ये है दोस्तों, यह इतिहास लेखन की एक रीढ़ होती है। इतिहास लिखने में अगर जो ये मिलते हैं उत्खनन से जानकारी, उसके आधार पर इतिहास लेखन और भी अच्छा माना जाता है और भी प्रमाणिक हो जाता है। बिना उत्खनन के प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान अपूर्ण और अनुमानित माना जाता है, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं आप, लेकिन फैक्ट जानकारी आप नहीं बता सकते, ठीक है। इससे प्राचीन मानव के औजार, बर्तन, भवन, समाधि, मूर्तियों ये सब प्राप्त होती हैं और इसके माध्यम से हम उस समय के बारे में बढ़िया जानकारी दे पाते हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री से काल निर्धारण, समय डिसाइड हो पाता है कि कौन सी वस्तु किस समय काल की है, समाज कैसा था, धर्म कैसा था उस समय, अर्थव्यवस्था, कला, विज्ञान, इन सभी का ज्ञान हो पाता है। तो यह है उत्खनन दोस्तों, ठीक है। अब उत्खनन के प्रकार, उत्खनन कई प्रकार का होता है। पहला होता है वैज्ञानिक उत्खनन, वैज्ञानिक विधि से होता है, उपकरणों और रिकॉर्ड रखने के साथ इसको मतलब कि इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नालंदा और तक्षशिला की खुदाई वैज्ञानिक विधि से करी गई।
दूसरा उत्खनन है दोस्तों खोज उत्खनन। किसी नए स्थल की खोज के लिए जब उत्खनन किया जाता है, खुदाई करी जाती है, जैसे पुराने टीले, गुफाएं, अनजाने स्थल को खुदाई करने को आप कहते हैं नए स्थल की खुदाई करना। तीसरा होता है परीक्षण उत्खनन, यानी किसी स्थल की संभावनाओं की जांच करने के लिए सीमित स्तर पर किया जाता है, जैसे छोटे गड्ढे, ट्रेंच बना करके थोड़ा खोज की जाती ताकि कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि नहीं, टेस्ट करने के लिए कि भाई यहाँ पर चीजें हैं कि नहीं है। ठीक है। चौथी खुदाई होती है पूर्ण उत्खनन, किसी महत्वपूर्ण स्थल का संपूर्ण रूप से अनावरण करने के लिए, जैसे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इन सभी की खुदाई जो हुई है ये पूर्ण उत्खनन के द्वारा वैज्ञानिक विधि से हुई है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री कौन कौन सी मिलती है, जैसे उत्खनन से प्रायः जैसे उस समय जो औजार मनुष्य यूज करते रहे वो मिलेगा, पत्थर के औजार, धातु के औजार मिलते हैं, बर्तन मिलेंगे जिसमें वो खाना खाते थे, पानी पीते थे, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन मिले हैं। निर्माण अवशेष मकान, किले, स्तूप, मंदिर ये सब मिले हैं। मंदिर मिलने से यानी वहां पर धर्म भी था, स्तूप मिलने से लोग बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, किले मिले हैं यानी कि राजा महाराजा भी रहा करते थे, मकान मिले यानी कि तमाम सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है। मूर्ति और कलाकृतियां मिलती हैं, सिक्के, आभूषण, हड्डियां, मनके, मुद्राएं, मोती, तमाम सारी चीजें मिलती हैं। तमाम सारे सिक्के मिलते हैं, सोने के हो गए, चांदी के हो गए, तांबे के हो गए, लोहे के हो गए, लेख मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, ताम्रपत्र मिलते हैं, सब चीजें प्राचीन काल के मिलते हैं उत्खनन से। ठीक है। उत्खनन की प्रमुख सावधानियों की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक विधि और उपकरणों का सही उपयोग करा किया जाता है। इसमें परतों को बिना बिगाड़े सावधानी पूर्वक खुदाई की जाती है, यानी एक परत कितनी पुरानी है, फिर उससे नीचे खुदाई करेंगे, उससे नीचे वाली परत और भी पुरानी होगी, फिर उससे नीचे वाली परत और भी पुरानी होगी। इस तरीके से हर एक परत की खुदाई करते समय बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई की जाती है। ठीक है। ठीक है। प्राप्त वस्तुओं का सही तरीके से अभिलेखन यानी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके बाद प्राचीन वस्तुओं को क्षति पहुंचाए बिना उसको निकाला जाता है और पर्यावरण और नैतिक नियमों का पालन किया जाता है, और उसको निकाल करके किसी बढ़िया ऑडिटोरियम में रख दिया जाता है। ठीक है। उत्खनन जैसे आप देखेंगे, अगर उत्खनन से प्राप्त अगर चीजों को आपको देखना है तो आप बीएचयू चले जाइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है साहित्य कला भवन या भारत कला भवन में चले जाइए। भारत कला भवन, वहां पर 10-20 रुपए टिकट लगता है, हालांकि अगर आप वहां के छात्र हो तो फ्री में जाइए। ठीक है। और अगर नहीं भी तब भी आप जाकर के वहां पर विजिट कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। तो आप घूमने जाएंगे तो वहां पर अंदर जाएंगे, आराम से देखिए तमाम प्राचीन मूर्तियां, बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां, बुद्ध की, भगवान कृष्ण की, सबकी मूर्तियां आपको वहां पर मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हैं। बहुत प्राचीन चीजें मिल जाएगी, तमाम प्रकार के हैंड जो है जो लिपियां होती, पांडुलिपियां मिल जाएंगी जो हाथों से लिखी गई हैं। बहुत पुरानी पुरानी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी वहां पर, कपड़े बहुत पुराने पुराने दिखेंगे। ठीक है। उत्खनन के बिना पुरातत्व अधूरा रहता है, क्योंकि पुरातत्व का आधार भौतिक अवशेष है और इन्हें प्राप्त करने का एकमात्र वैज्ञानिक माध्यम होता है उत्खनन करना, खुदाई के माध्यम से मिलता है, चूंकि वो दबे हुए हैं। अब पुरातात्विक उत्खनन की कई सारी विधियां हैं, उन विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक उत्खनन को वैज्ञानिक और योजनाबद्ध ढंग से करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहली विधि है ऊर्ध्वाधर उत्खनन, वर्टिकल उत्खनन। इस विधि में स्थल पर ऊपर से नीचे की ओर गहराई में खुदाई करी जाती है। ठीक है। इसके द्वारा सांस्कृतिक परतों यानी कल्चरल लेयर्स को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है और हर एक लेयर की जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। यह विधि प्राचीन बस्तियों की सांस्कृतिक अनुकरण यानी सीक्वेंस ज्ञात करने में सहायता करती है। उदाहरण के रूप में जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो है चंदहोदड़ो, इन सभी स्थलों की खुदाई जो होती है ये ऊर्ध्वाधर उत्खनन से होती है, यानी कि कितना कितना जो है अंदर अंदर खुदाई करेंगे उतना पुरानी चीजें मिलती रहेंगी। क्षैतिज उत्खनन, हॉरिजॉन्टल, यानी इस विधि में धरातल की सतह पर क्षैतिज दिशा में विस्तार पूर्वक, यानी कि इसमें गहराई में नहीं जाते हैं, लंबे तरीके से चले आएंगे खूब अच्छे तरीके, मतलब एक परत खुदाई, एक ही परत में खूब लंबे तक खुदाई करेंगे ताकि कहां कहां तक फैली हुई चीजें मिलेंगी। ठीक है। यह विधि विशेष रूप से भवनों, मांगों, दीवारों आदि की योजना बनाने के लिए की जाती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वैशाली जैसे स्थलों पर इस विधि का प्रयोग किया गया, यानी कितने क्षेत्र में फैला हुआ था यूनिवर्सिटी, इसके लिए खुदाई होती है। अगली है ग्रिड पद्धति। ग्रिड सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, इस विधि में पूरे स्थल को वर्गाकार खानों में सीक्वेंस में, ऐसे ऐसे ये पूरा एरिया है, इसको कई खानों में, वर्गाकार खानों में ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से आज खुदाई यहां पर कर दिया, कल यहां पर कर दिया, परसों इस गड्ढे में, फिर इस गड्ढे में, इस तरीके से। तो ग्रिड सिस्टम में इसको बांट करके करते हैं। प्रत्येक वर्ग को संख्या या अक्षरों यानी A1, A2, B1, B2 के द्वारा अंकित कर लेते हैं, इसको बांट लेते हैं कि भाई A1 की खुदाई हो चुकी, B1 की अब करनी है, ऐसे। इससे उत्खनन कार्य सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ठीक है। उदाहरण जैसे कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, इन सभी स्थलों पर ग्रिड पद्धति अपनाई गई है खुदाई करने के लिए। चौथी खुदाई की विधि है ट्रेंच पद्धति। ट्रेंच पद्धति की अगर बात की जाए तो इस विधि में लंबी आयताकार खाई खोदी जाती है, एक लंबी आयताकार खाई, इस तरीके से खाई खोदी जाती है।
ठीक है, लंबी। इसका उद्देश्य स्थल की गहराई और परतों की स्थिति तथा उनके फैलाव को भी जानना, यानी कि कोई सभ्यता कितनी लंबी फैली हुई थी। यह प्रारंभिक जांच या परीक्षण के रूप में उपयोगी होती है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में अथवा बड़े उत्खनन से पहले ट्रेंच पद्धति अपनाई जाती है, फिर उसके बाद में पूरी खुदाई करी जाती है। स्तरीकरण क्या होता है? स्तर यानी लेयर्स की पहचान और अध्ययन की प्रक्रिया को स्तरीकरण कहा जाता है। इससे यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सी वस्तु किस काल की है, किस परत में मिली है, किस काल की है। तो ये लेयर वाली ऊपर के नवीनतम और नीचे के प्राचीनतम होता है, यानी कि जितनी पहले, जैसे आज ऊपर परत है जहां पर हम है वो नवीन परत है, क्योंकि आज हमारे साथ ही है। जैसे जैसे खुदाई करेंगे तो उसके अंदर जो परत होगी, क्योंकि हम मिट्टी की पटाई करके तमाम सारी प्रोसेस होकर के अब हम यहाँ पर आए हैं, तो इसे खुदाई करते जाएंगे तो उतनी परत उतनी मिट्टी पुरानी नीचे होती चली जाएगी। ऊपर वाली मिट्टी अभी नई मिट्टी है, नई चीजें मिलेंगी हमको, चूंकि हमारी ही चीजें हैं वो। यह पुरातात्विक काल निर्धारण में अत्यंत सहायक होता है, नहीं कौन सी वस्तु किस परत में मिली है उसके आधार पर उसकी काल निर्धारण करते हैं। तो इसलिए ये होता है स्तरीकरण। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को समझा। ठीक है, स्तरीकरण पुरातत्व की आत्मा कहलाता है। बिना स्तरीकरण के पूरा अवशेषों का सही तिथि ज्ञात नहीं हो सकती, इसीलिए स्तरीकरण बहुत जरूरी होती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से आपने समझा। अब उत्खनन की प्रक्रिया को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी पुरातात्विक स्थल की अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्खनन की एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। इसके कई चरण होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, स्थल का चयन करते हैं, साइट देखते हैं कि खुदाई हमको कहां पर करनी है। किसी उपयुक्त स्थल के चयन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय और स्थानीय सूचना का अध्ययन किया जाता है कि भाई कोई एरिया में खुदाई अगर करनी है तो उसके बारे में पहले से कुछ रिसर्च की जाती है कि अगर वहां पर है कि नहीं है, तो उसके बारे में अगर कुछ संभावना ज्यादा रहती है 90% से ऊपर, तो वहां पर खुदाई करते हैं। प्राचीन नदियों के किनारे खुदाई हो सकती है। टीले, गुफाएं, प्राचीन बस्तियां, धार्मिक स्थल, इन सभी को प्राथमिकता दी जाती है खुदाई में। स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की जाती है उस स्थान के बारे में, और पहले से परीक्षण भी कुछ किया जाता है। उसके आधार पर स्थल निश्चित किया जाता है और उसके बाद में फिर उस स्थल की खुदाई की जाती है। यानी पहले जगह चूज करो कि खुदाई कहां पर करनी है। जगह कैसे चूज करेंगे, कोई नदी किनारा हो गया, कोई टीला हो गया, कोई गुफा है, तो ये कोई पुरानी बस्ती, धार्मिक स्थल, तो उसके आसपास खुदाई आप कर सकते हैं। दूसरा सर्वेक्षण, सर्वे करेंगे। स्थल का प्रारंभिक निरीक्षण किया जाता है, पहले उसको देखेंगे जाकर के जो खुदाई करने वाले होंगे। स्थल का आकार कितना है उसको देखेंगे, विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है, सतह पर मिलने वाली सामग्रियों को देखेंगे, स्थलाकृति, इन सभी का अध्ययन करेंगे। फिर मानचित्र तैयार करेंगे उसका कि भाई कितने एरिया में ये है। आवश्यक होने पर ड्रोन या फोटोग्राफी या GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका उपयोग करके पूरा लोकेशन ले लेंगे कि भाई कितना कितना एरिया में क्या क्या चीजें फैली हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रोसेस आपका आता है खुदाई करने का। जब ये सब चीजें हो जाती है, जांच परख हो जाती है, फिर खुदाई की जाती है। निर्धारित क्षेत्र हो गया। अब खुदाई की योजना बद्ध तरीके से हम खुदाई करते हैं, यानी कि प्लान बना करके कैसे कैसे करनी है। परत दर परत मिट्टी हटाई जाती है ताकि सांस्कृतिक स्तर यानी कल्चरल लेयर सुरक्षित रह सके। स्तरीकरण होता है, यानी एक लेयर की मिट्टी हटाई गई तो एक लेयर पे जो भी सामान मिला उसको अलग रखेंगे। ठीक है, दूसरी लेयर खुदाई हुई, दूसरे सामान का लेयर अलग, दूसरे सामान की जो चीजें मिलेंगी उसको अलग रखेंगे, ताकि दोनों की तुलना बाद में की जा सके। दोनों वस्तुएं कितनी कितने साल पुरानी उसकी भी तुलना की जा सके। मिली वस्तुओं को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है और उनके स्थान को चिन्हित किया जाता है, कौन सी चीज कहां से मिली उसके स्थान को भी घेरा कर देते ताकि यहीं से स्थान मिली है। ठीक है, ये चीजें, ताकि उसके नीचे और क्या है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला प्रोसेस है अभिलेखन, डॉक्यूमेंटेशन। प्राप्त प्रत्येक वस्तु, संरचना, परत और संदर्भ की पूरी जानकारी लिखित और चित्रित रूप में दर्ज की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। जैसे डायरी, स्केच, फोटोग्राफ, मानचित्र, माप, इनके माध्यम से अभिलेखन किया जाता है। तो फोटो खींच लो या फिर लिख पढ़ लो कुछ। यह कार्य भविष्य के अध्ययन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे कैसे पहले हमने खुदाई की तो यहाँ पर ये मिला, फिर ये मिला, तो इस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं ताकि आगे भविष्य में जब कोई व्यक्ति खुदाई करे तो उसके लिए आसान रहे। फिर संरक्षण करते हैं, जब भी जो सामग्री हमको मिल गई फिर उसका संरक्षण करते हैं। प्राप्त वस्तुओं को क्षति से बचाने के लिए प्राथमिक संरक्षण किया जाता है। नाजुक वस्तुओं को साफ कर उपयुक्त रसायनों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। फिर संरचना जैसे दीवार, ईंट, चित्र, इनको भी सुरक्षित करने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब चीजें मिल जाती है फिर संग्रहालय में उनको सुरक्षित रख देते हैं ताकि वो रखे रहे भविष्य की पीढ़ियों को देखने के लिए। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है और संग्रहालय में उसको सुरक्षित किया जाता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका विवरण लिख दिया जाता है कि भाई कब मिली है, कितना समय के। जब भी आप भारत कला भवन में जाएंगे BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहां पर हर एक मूर्ति पे, हर एक जो भी चीजें मिली है उस पर एक चिट्ठी लिखी रहती है, मतलब एक उसके बारे में डिटेलिंग लिखी रहती है कि भाई ये कब मिला है, किसने खुदाई करी थी, किस स्थान में मिला, पूरी जानकारी लिखी है, कितने साल पुराना है, सब लिखा रहता है। स्थल, समय, सामग्री, इन सभी को वहां पर लिख दिया जाता है।
इससे वस्तुएं भविष्य के शोध और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध रहती है, ताकि ये कितनी पुरानी है फिर बाद में उसकी रिसर्च ना करनी पड़े और उसी समय सब कुछ मिल जाए। आवश्यक उपकरण जो खुदाई के लिए जरूरी होते हैं, जब भी आप खुदाई करने जाए तो उसके लिए कई सारे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट जो आवश्यक उपकरण होते हैं, पहला है तसला। तसला और खुरपी का होना बहुत जरूरी है, जिससे इससे क्या होता है, नाजुक वस्तुएं होती हैं उनको निकालने में आसानी होती है। हर फावड़ा और कुदाल से सारी चीजें नहीं निकालेंगे, उससे टूट जाएगी। फावड़ा, कुदाल, ब्रश, यानी उसको साफ 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 करने के लिए ब्रश होना चाहिए। छोटी तगाड़ी होनी चाहिए, तगाड़ी जिसको ठीक है काटने के लिए। हथौड़ा, छेनी, मापने का फीता, कंपास, ठीक है, डोरी और खूंटे होने चाहिए। कैमरा, नोटबुक और पेंसिल, स्केल और चलनी, ये सब होना चाहिए, जिससे जिससे ये सब उपकरण होते हैं जिससे खुदाई करने के लिए आसानी होती है। अच्छा, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती खुदाई करते समय, इसको भी समझते हैं। जब भी आप खुदाई करने जाते हैं उस समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्खनन से पूर्व पर्याप्त जानकारी एकत्र कर लें। फिर उसके बाद में खुदाई बहुत सावधानी से करें और किसी परत को नष्ट ना होने दें। हर परत के बारे में डिटेल से जानकारी लिखते रहें। प्राप्त वस्तुओं को बिना साफ किए ना छुएं, यानी कि जब भी वस्तुओं को छुएं उसको ब्रश से साफ कर लें, फिर उसको स्पर्श करें। प्रत्येक वस्तु का सटीक स्थान और गहराई नोट कर लें, यानी कहां पर मिला, कितने किस स्थान पर, उस स्थान का भी एक प्रकार से उसका लोकेशन डिसाइड कर दे गोला करके। नाजुक वस्तुओं को धूप, नमी और हवा से भी बचाने का प्रयास करें। स्थल की स्वच्छता और सुरक्षा का भी ध्यान रखें जहां पर खुदाई कर रहे हैं। अवैज्ञानिक और जल्दबाजी में उत्खनन बिल्कुल ना करें, यानी कि अगर कोई भी चीज हो तो बिना मतलब के, बिना अवैज्ञानिक तरीके से ना करें, वैज्ञानिक तरीके से करें और इत्मीनान से करें। कोई जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कोई भी शोध, ठीक है। उत्खनन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अतीत की सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना और मानव की सभ्यता के विकास को बताना है, समझाना है। ये सब चीजें आपने समझ ली। अब संपूर्ण इकाई के सार को आप समझ लीजिए, संपूर्ण इकाई का रिवीजन नोट्स आप देख लीजिए किस तरीके से आप चीजों को समझ पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सब चीजें समझ पाएंगे। तो पूरा तो हमें अतीत की भौतिक संस्कृति, मानव जीवन, विचारों और सभ्यताओं की जानकारी प्रदान करता है। उत्खनन पुरातात्विक अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा धरती के नीचे दबी हुई वस्तुओं को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। उत्खनन विभिन्न विधियों और विभिन्न चरणों में किया जाता है। जैसे पहले स्थल का चयन करते हैं, फिर सर्वेक्षण करते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर अभिलेखन करते हैं उस चीज का, फिर उसको संरक्षित रखते हैं और फिर संग्रहालय में उसको सुरक्षित रख देते हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक की जानकारी मानव विकास के इतिहास क्रम में समझने में सहायता करती है। ऐसे तमाम सारी जानकारी फिर से लिखी हुई है, तो प्रमुख परिभाषाएं आप चीजों को लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी बात जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, कोई जानकारी आपको जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझना है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं। आइए एक एक प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पुरातात्विक उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुरातात्विक उत्खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, भवन निर्माण करना, प्राचीन अवशेषों की खोज करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन अवशेषों की खोज करना, ठीक है, यही किसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्खनन में स्तरीकरण का क्या अर्थ होता है। स्तरीकरण परतों का निर्माण करता है और परतों के बारे हर एक परत की जानकारी लेनी होती है, इसलिए परत में मतलब स्तरीकरण उत्खनन में बहुत जरूरी होता है। तीसरा होता है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी थी। मोहनजोदाड़ो की खोज दोस्तों किसने करी थी, राखालदास बनर्जी साहब ने करी थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। हड़प्पा की खोज किसने, हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कालीबंगन की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल ने करी थी, ठीक है। ये सब प्रश्न ध्यान रखें, परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर प्रश्न है, कौन सा उत्खनन ऊर्ध्वाधर दिशा में किया जाता है। तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर उत्खनन ऊर्ध्वाधर दिशा में किया जाता है। ग्रिड पद्धति में स्थल को किस रूप में बांटा जाता है, तो इसको वर्गाकार खंडों में बांट लेते हैं, उसको एक विशेष नाम भी दे देते हैं, B1 B2 A1 A2 इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगला है आठवां प्रश्न, ट्रेंच पद्धति क्या होती है। ट्रेंच पद्धति दोस्तों गहरी खाई बना करके उत्खनन किया जाता है, ठीक है। पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, इसलिए ताकि स्थल की जानकारी प्राप्त हो सके पहले से। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्खनन के दौरान अभिलेखन क्यों आवश्यक होता है। उत्खनन के दौरान आप जो लिखते रहते हैं कि भाई ये यहाँ से मिला, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्राप्त वस्तुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि भविष्य में जब उस संग्रहालय में रखी जाए तो वही रिकॉर्ड आपका उस पर छापा जाता है, ताकि वो वस्तु कब मिली, किसने खोजा, सारी जानकारी वहां पर जब आप इकट्ठा लिखे रहेंगे तभी वही जानकारी उसमें छापी जाती है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उत्खनन के बाद वस्तुओं को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, प्रदर्शनी, ताकि जब बाद में लोग उसको देखने जाते हैं तो पैसा भी उसका लेते हैं लोग।
पुरातात्विक उत्खनन में किसका उपयोग मिट्टी हटाने के लिए किया जाता है? तो ब्रश का उपयोग करते हैं, फावड़ा का, तसला का। दोस्तों मिट्टी हटाने के लिए फावड़ा से मिट्टी हटाते हैं, तसला से भी, और वो जो है ब्रश से उसको साफ भी करते हैं। तीनों तरीके होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका जो किस उत्खनन पद्धति में परतों का स्पष्ट अध्ययन किया जाता है? तो परतों का स्पष्ट अध्ययन दोस्तों ऊर्ध्वाधर उत्खनन में क्या होता है? विभिन्न परतों का अध्ययन हम विस्तार से करते हुए तक चलते हैं। जैसे उत्खनन, ऊर्ध्वाधर उत्खनन मतलब कि क्या होगा? जैसे यहाँ से हमने खुदाई करना शुरू किया है, तो यहाँ से एक परत हो गई, तो इसका अध्ययन हमने पहले कर लिया, यहाँ पर जो चीज मिली। फिर दूसरी परत मिली, दूसरी परत का हमने यहाँ से अध्ययन कर लिया, दूसरी परत हो गई, इसका अध्ययन कर लिया। फिर तीसरी परत मिली, तीसरी परत का हमने अध्ययन कर लिया यहाँ से। फिर चौथी परत मिली, चौथी परत का हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरीके से उत्खनन होता है। इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, तो चारों स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर। तो हम पूरी जानकारी यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं कि इस स्तर में क्या मिला और कितना पुराना है ये, ठीक है। इससे एज यानी ये पहले, ये सबसे नया ये होगा, ये नया होगा, ये उससे पुराना होगा, ये उससे पुराना, और सबसे पुराना ये होगा, ठीक है। यही होता है, सबसे पुराना यही होता है। सबसे नीचे होगा, सबसे पुराना होगा। जो भी वस्तु मिलेगी सबसे पुरानी यहाँ पर मिलेगी, सबसे नई ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर उत्खनन में परतों का स्पष्ट अध्ययन किया जाता है। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्खनन के दौरान सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों स्थल का चयन करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन, साइट का चुनाव करते हैं कि भाई हमको कहाँ पर उत्खनन करना है। उत्खनन में लेयर से क्या आशय है? लेयर का मतलब होता है मिट्टी की एक परत, उसी को लेयर कहते हैं। अगला, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संरक्षण का मतलब ये होता है कि वस्तुओं की सुरक्षित रखना, ताकि वस्तुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। 18 नंबर प्रश्न है, किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो सुतका गेंदोड़ में, सुटकोटदा में मिले हैं दोस्तों घोड़े के अवशेष। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पुरातात्विक उत्खनन में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो वस्तुओं को बिना नुकसान पहुंचाए उसको निकाल लिया जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध में क्या प्रसिद्ध मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि जो है बहुत बड़ा नहाने का स्थान मिला है मोहनजोदाड़ो से। और हड़प्पा से आप देखेंगे जो है अन्नागार यानी विशाल भंडार गृह मिला है वहां से। ये सब चीजें ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने चीजों को समझा। हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 150 रुपए फीस में 2 सेमेस्टर, 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर का आपको नोट्स मिल जाता है, और केवल 5th सेमेस्टर का फीस 100 रुपए में है। आपको जुड़ना है तो तुरंत SMS कर दीजिए। सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे दोस्तों? आप अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में 5th सेमेस्टर के 5 पेपर की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई किताब या सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, आपके पास एक QR कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटी, आपके घर में कोई ऑनलाइन माध्यम यूज करता है तो वो भी जमा कर सकता है, ठीक, कोई भी जमा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफर का लाभ उठाएं, ऑफर दोस्तों 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर के लिए एक ऑफर लॉन्च किया गया है। 2 सेमेस्टर का एक साथ जो बच्चे फीस जमा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा फीस जमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफर ये है कि 150 रुपए फीस में 5वां और 6वां दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा 150 रुपए फीस में। वैसे अगर देखें तो 5th सेमेस्टर का भी फीस 100 रुपए है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो दोनों सेमेस्टर का फीस को मिलाकर के टोटल 200 रुपए होता है, लेकिन एक साथ फीस जमा करने पर केवल 150 रुपए फीस में आपका सब कुछ हो जाता है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ मिलेगा। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ऐसे ही दूसरा विषय जो आपका होगा पॉलिटिकल साइंस है या आपका हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है उसके भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो 4 पेपर ये आपके हो जाएंगे, 4 और एक को करिकुलर जो सबसे कठिन अब की बार है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। उसके पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन यानी कि आंसर के साथ वो मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिलेंगे, ठीक है। तो उसको एनालिटिक एबिलिटी में आपको रीजनिंग पढ़ना है, और जो है आपका कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जो होगा वो भी आपको मिलेगा। कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस में आपको दोस्तों क्या पढ़ना है? ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है आपको। यहाँ पर मतलब पूरा एक गणितीय चीजें पढ़नी, जो आप अभी तक नहीं पढ़े वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। वो कठिनता का अनुभव मैं समाप्त करवा दूंगा आपका, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए में, और अगर 6th सेमेस्टर में भी जुड़ेंगे तो 6th सेमेस्टर में भी यही 5 होगी, यानी 10 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में
मात्र 150 रुपये फीस में दोनों सेमेस्टर का 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपये है। अच्छा, आपके लिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे सीरीज खरीदते हैं मार्केट से आप सीरीज खरीदते दोस्तों, तो एक सीरीज का दाम कितना होता है, 60 रुपये होता है। कितना होता है, 60 रुपये होता है ना। तो आप 5 पेपर की तैयारी कितने, 5×5 = 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज लेते हैं एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में 600 रुपए की आप सीरीज खरीदते हैं, और आप 150 रुपए में ये 600 रुपए अपने बचा सकते हैं, और आराम से घर पे बैठ करके आराम से नोट्स मोबाइल फोन में पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आप निकलवा भी सकते हैं, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे, और सभी बच्चे बिल्कुल जुड़े, देर मत कीजिए। सभी सब्जेक्ट का, सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।